हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून, नमस्कार। मैं मनोज कुशवाहा समर्पित कोचिंग के यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोगों का जो अध्ययन का टॉपिक है वो है मौलिक अधिकार अर्थात फंडामेंटल राइट्स। मूल अधिकार के नाम से भी इसे जानते हैं। तो ध्यान दिया जाए, मूल अधिकार क्या है और मूल अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में रखा गया है, किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद के बीच इसका उल्लेख किया गया है और किस देश के संविधान से लिया गया है, ये सभी प्रश्न बन चुके हैं। तो मित्रों, प्रिय विद्यार्थियों, आइए आज थोड़ा इसका बृहद विवरण हम लोग करते हैं। ध्यान दिया जाए, मौलिक अधिकार जिसे मूल अधिकार के नाम से भी जाना जाता है, यह मूल अधिकार संविधान के भाग 3 में, संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 के बीच इसका उल्लेख किया गया है और इसका जो स्रोत है वो अमेरिका के संविधान से इस मूल अधिकार को भारतीय संविधान में रखा गया है। अब ध्यान दिया जाए कि मूल अधिकार क्या है। तो मूल अधिकार मानव का वह अधिकार है जिसके अभाव में मनुष्य या मानव अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर सकता है। यदि ये मूल अधिकार नहीं मिले होते तो आज हम YouTube चैनल के माध्यम से आपको ये पढ़ा नहीं पाते। इसलिए ये जो मौलिक अधिकार है व्यक्ति के सर्वांगीण विकास का एक बहुत बड़ा हथियार है, एक बहुत बड़ा अधिकार है। तो आइए इसे देखा जाए कि जब इसे भाग 3 में रखा गया और अनुच्छेद 12 से 35 के बीच इसका उल्लेख किया गया तो क्या क्या है, इसे थोड़ा सा ध्यान देते हैं। तो थोड़ा सा देखिएगा, अनुच्छेद जो 12 है, अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा का उल्लेख है। ध्यान देने की बात है, राज्य की परिभाषा का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 13 में 2 पार्ट इसके किए गए हैं, एक अनुच्छेद 13 का 1 और एक अनुच्छेद 13 का 2। और इसमें क्या अधिकार दिया गया है, थोड़ा सा इसे देखते हैं। अनुच्छेद 13 का 1 कहता है कि जब मौलिक अधिकार नहीं मिला था, अर्थात जब भारत का संविधान नहीं लागू हुआ था, उसके पहले यानी संविधान लागू होने से पहले यदि कोई ऐसा कानून था, ऐसी कोई परंपरा थी जो मूल अधिकारों का उल्लंघन करती है, अर्थात जब मूल अधिकार लागू हो जाता है तो वह परंपरा, वह कानून यदि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है तो अनुच्छेद 13 का 1 कहता है कि इसे क्या किया जाएगा, समाप्त कर दिया जाएगा। किसके तहत, अनुच्छेद 13(1) के तहत। जैसे एक मैं उदाहरण देके आपको समझाने का प्रयास करता हूं। जैसे मान लीजिए सती प्रथा हमारे समाज में एक प्रथा थी और इसे मान्यता दिया गया। आपको याद होगा कि सती प्रथा में यदि किसी स्त्री का पति यानी किसी महिला का पति यदि किन्हीं कारणों से, चाहे वो मलेरिया से ही मर जाए, चाहे वो टीबी से ही मर जाए, चाहे वो युद्ध में मर जाए या किसी भी कारण से मर जाए, तो उसकी जो पत्नी होती थी
उसे जिंदा क्या किया जाता था, उसके चिता पर जला दिया जाता था। ये हमारे यहाँ की परंपरा थी और इसी परंपरा को समाप्त करता है अनुच्छेद 13 का 1। अर्थात इसे थोड़ा समझिएगा, इस समय सती प्रथा यदि प्रचलित रहे, मान लीजिए सपोज दैट इस समय सती प्रथा रहे, तो सती प्रथा को समाप्त यदि प्रश्न बनता है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत सती प्रथा को समाप्त किया जा सकता है, तो वो क्या होगा, अनुच्छेद 13 का 1। यानी कहता है कि पहले की परंपराएं या विधियां जो मौलिक अधिकारों को हनन करती हैं, 13 का 1 उन्हें अपने आप विधि शून्य घोषित कर देगा, समाप्त कर देगा। लेकिन 13 का 2 कहता है कि यदि संसद ऐसा कोई कानून बनाती है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, इसमें पहले का और इसमें बाद का, 26 जनवरी 1950 के बाद संसद यदि कोई कानून बनाती है जिस कानून के तहत मानव के किसी भी मौलिक अधिकारों का हनन होता है, तो अनुच्छेद 13 का 2 कहता है कि वह स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। अर्थात इसमें क्या है, पहले की विधियां ये परंपरा यदि मौलिक अधिकारों पर प्रभाव डालती हैं, तो अपने आप क्या हो जाएंगी, विधि शून्य हो जाएंगी, अर्थात समाप्त हो जाएंगी। लेकिन 13 का 2 क्या कहता है कि 26 जनवरी 1950 के बाद संसद यदि कोई कानून बनाती है और वह कानून मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है, तो ये क्या हो जाएगा, विधि शून्य हो जाएगा, अर्थात समाप्त हो जाएगा। ये अनुच्छेद 13 का 2 कहता है। इसलिए मित्रों थोड़ा सा 12 और 13, 12 में राज्य की परिभाषा है और 13 में 2 भाग है, 13 का 1 और 13 का 2। तो 13 का 1 कहता है कि पहले की विधियां और परंपराएं यदि मौलिक अधिकार लागू होने के बाद उसको थोड़ा सा भी प्रभावित करती हैं, तो जितना भी प्रभावित करती हैं वो अपने आप 13 का 1 क्या करता है, उन्हें समाप्त कर देगा। 13 का 2 कहता है कि जब संसद ने अपना कार्य शुरू किया और संसद कानून बनाने लगी, तो संसद ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगी या बना ही देगी। तो 13 का 2 कहता है यदि वह कानून मौलिक अधिकारों पर हस्तक्षेप करता है, तो अपने आप क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो ये था 12 और 13। अब मित्रों थोड़ा सा ध्यान दिया जाए, मूल अधिकारों का वर्गीकरण हम लोग पढ़ेंगे। तो शुरू में यानी 26 जनवरी 1950 को जब आपके देश का संविधान लागू हुआ, तो उस समय मूल अधिकारों की संख्या 7 थी। लेकिन आज वर्तमान में ध्यान दिया जाएगा, पहले 7 थी और आज वर्तमान में मूल अधिकारों की संख्या कितनी है, 6 है। तो ये प्रश्न बनेगा कि आखिर वो कौन ऐसा मूल अधिकार था जिसको समाप्त कर दिया गया और क्यों किया गया। ध्यान दिया जाए, क्यों किया गया, क्या वो ऐसा अधिकार था जिसको समाप्त करना जरूरी था। जी हाँ मित्रों, जरूरी था और उसे पहले ही समाप्त हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं समाप्त हो पाया। वो कब समाप्त होता है और कौन सा मौलिक अधिकार है, इस पर आइए हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं। उसके बाद इसको पूर्णतः हम ये जितना आप देख रहे हैं, ये ग्राफिकल जो चित्र हम बनाए हैं,
इसी के माध्यम से आपको पूरा मौलिक अधिकार हम याद कराने का प्रयास करेंगे। तो ध्यान दिया जाए, वो मौलिक अधिकार था जिसको हम थोड़ा सा बाहर बनाते हैं। ध्यान दिया जाए, 29 और 30 के बाद 31 आता है, पहले हमने यहाँ 32 लिख दिया है, तो ये इधर किनारे निकाल देते हैं। ये क्यों समाप्त किया गया, इस पर थोड़ा चर्चा करते हैं। क्या जरूरत था समाप्त करने का? जी हाँ मित्रों, जरूरत था समाप्त करने का। अब देखिए, जो ये तो 6 मौलिक अधिकार हैं। जैसे मान लीजिए ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, और ये 6ठा मौलिक अधिकार था, और ये 7वां था। लेकिन आज इसको निकाल दिया गया है, इसलिए ये कितना हो गया है? 6 मौलिक अधिकार हो गए हैं। तो ये 6ठा मौलिक अधिकार यानी जो शुरू में था, आज नहीं है, उसी का उल्लेख करेंगे। और वो मौलिक अधिकार था संपत्ति का मूल अधिकार, अर्थात संपत्ति का अधिकार। और इसे अनुच्छेद 31 में रखा गया। अब ध्यान दिया जाए, संपत्ति के मूल अधिकार को इसलिए हटाया गया क्योंकि ध्यान दिया जाए, ये जो 6ठा आपका मौलिक अधिकार है, संवैधानिक उपचारों का मूल अधिकार, ये अनुच्छेद 32 सुप्रीम कोर्ट को अधिकार देता है कि जितने भी मौलिक अधिकार हैं, इस पर यदि किसी भी कानून या कोई राज्य या कोई व्यक्ति इस पर थोड़ा सा भी कुदृष्टि अपना डालता है, तो अनुच्छेद 32 तलवार लेकर सुप्रीम कोर्ट को एक प्रहरी के रूप में खड़ा किया है कि मौलिक अधिकारों का यदि उल्लंघन होगा तो उसे उल्लंघन नहीं होने देना है। लेकिन ध्यान दिया जाए, अनुच्छेद 31 जो मूल अधिकार में था, संपत्ति का अधिकार, इसको आखिर क्यों हटा दिया गया, इस पर थोड़ा चर्चा करते हैं। जब ये संपत्ति का अधिकार था मूल अधिकार में, तो संपत्ति चाहे जो जितना भी कमाए और कहां से कमाता है, उसका कोई प्रमाणिक स्रोत पूछने का किसी को अधिकार नहीं था। इससे हो क्या रहा था? भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल रहा था, लोग डकैती डालते थे, चोरियां करते थे और घोटाले करते थे, और अपने खातों में अपने नाम से तमाम प्रॉपर्टी बनाते थे। लेकिन ये अधिकार नहीं था कि ये पूछा जाए कि आप इतना धन कहां से कमा के लाए हैं, क्योंकि अनुच्छेद 31 इस मूल अधिकार में था। और यदि कोई पूछने का प्रयास भी करता था तो अनुच्छेद 32 खबरदार करता था कि खबरदार, आपको पूछने का अधिकार नहीं है, ये मौलिक अधिकारों का उनका उल्लंघन हो जाएगा। इसलिए इतने भ्रष्टाचार बढ़ते गए, इतनी डकैतियां बढ़ती गईं, अमीरी और गरीबी के बीच बहुत असमानता होने लगा। इसलिए ये थोड़ा सा इस पर ध्यान दिया जाए। इसको प्रथम चतुर्थ संविधान संशोधन के तहत थोड़ा सा सीमित करने का प्रयास जरूर किया गया था, लेकिन मित्रों इसको हटाया था। आपके देश के प्रधानमंत्री थे जिनका नाम था मोरारजी देसाई। ध्यान दिया जाएगा, मोरारजी देसाई की सरकार आती है और इसे हटाने के लिए 44वां संविधान संशोधन करती है। संविधान संशोधन करती है, और ये कब किया जाता है? 1978 में। और इस मूल अधिकार को समाप्त कर दिया जाता है। जी हाँ मित्रों, यदि ये संपत्ति का अधिकार समाप्त नहीं होता तो ध्यान दीजिए, आज वर्तमान में बहुत असमानता होता। इस संविधान का और स्वतंत्रता का कोई मतलब नहीं होता। इसलिए अच्छा हुआ मोरारजी देसाई
जिन्हें बहुत अच्छा एक कदम उठाया और संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया। इसलिए मित्रों, आज जितने भी लोग आय से अधिक संपत्ति रखते हैं, ध्यान दिया जाए, आयकर डिपार्टमेंट या तमाम ऐसे विभाग आय से अधिक संपत्ति रखने के कारण हमें बताने की जरूरत नहीं है। सभी नेता, सभी मंत्री, बहुत से अधिकारी, बहुत से व्यापारी सब क्या हैं? सब जेलों के पीछे हैं, सलाखों के पीछे हैं। धन्य हो मोरारजी देसाई जी को, किस तरह की सोच आपने किया और असमानता को एकदम करीब ला दिया, अर्थात समाज में समानता की बात की, इस संपत्ति के मूल अधिकार को हटाकर। आइए मित्रों, तो ये था जो निकाल दिया गया। अब जब इसे निकाला गया तो भारतीय संविधान के भाग 3 में कितने मौलिक अधिकार बच गए? 6 बच गए। वो कौन कौन से हैं, इसको केवल याद करना है आपको और रटना नहीं है। हम आपको कथा कहानी के माध्यम से ये पूरा आर्टिकल, पूरा मौलिक अधिकार याद कराने में हम प्रयास करेंगे, याद कराएंगे, आपको याद होगा, ये मुझे विश्वास है। तो ध्यान दिया जाए, हम लोग गुलाम थे। आपको पता है किसके गुलाम थे? अंग्रेजों के गुलाम थे। और ये हम लोगों की कमियां थी। अंग्रेज मुट्ठी भर आए थे और हम पूरे भारतीय लोगों को गुलाम बना दिए। लेकिन खैर, वो परिस्थितियां रही होंगी उस समय। जो हमारे महापुरुष थे, जो भारत के निवासी थे, उन परिस्थितियों में गुलामी को स्वीकार किया। लेकिन इससे हमें कुछ लेना देना नहीं है, हमें मौलिक अधिकार का अध्ययन करना है। तो जब हम गुलाम हुए, गुलामी की बेड़ियों में जब हमें अंग्रेजों ने जकड़ा, तो सबसे पहले हम गुलामी से क्यों छुटकारा पाना चाहते थे? क्या कारण था उस गुलामी में कि हम गुलामी के अंतर्गत अपना जीवन नहीं जीना चाहते? जी हाँ मित्रों, सबसे बड़ी समस्या थी कि अंग्रेज हमारे और अपने बीच में बहुत असमानता रखते थे, अर्थात अपने को देवता मानते थे और हमको जीव जंतु, छोटे कीड़े मकोड़ों की तरह व्यवहार करते थे। यदि अंग्रेज समानता रखे होते तो निश्चित है कि हम लोग इतना गुलामी को लेकर परेशान नहीं होते। लेकिन असमानता के कारण हम लोगों ने स्वतंत्रता के लिए, अर्थात आजादी के लिए हम लोगों ने आंदोलन किया, संघर्ष किया, हिंसक आंदोलन भी किया, जिसके कारण हमें क्या मिला? समानता मिली। ध्यान दिया जाए, यदि अंग्रेजों ने असमानता नहीं दिखाई होती तो निश्चित है कि हम थोड़ा सा लापरवाह हो जाते स्वतंत्रता के लिए, आजादी के लिए। तो सबसे पहले समाज में क्या था हमारे पास जिसके लिए हम लड़ाई किए आजादी के लिए? तो असमानता। इसलिए सबसे पहला जो फंडामेंटल राइट्स दिया गया, अर्थात मौलिक अधिकार दिया गया, वो क्या मिला? समानता का अधिकार। ध्यान दिया जाए, असमानता के कारण हम उग्र हुए, हम आंदोलन किए। क्यों? क्योंकि मुझे समानता चाहिए था। इसलिए जब मौलिक अधिकारों का वर्गीकरण किया गया तो मित्रों क्या दिया गया? सबसे पहला मौलिक अधिकार दिया गया, जिसे नाम दिया गया समानता का अधिकार। इसका उल्लेख अनुच्छेद 14 से लेकर 18 के बीच में किया गया। इसका उल्लेख अनुच्छेद 14 से लेकर 18 के बीच में किया गया है। अभी हम सारा चीज एक एक अनुच्छेद आपको याद कराएंगे। दूसरा, जब समानता का अधिकार हमें मिला तो ध्यान दिया जाए, इसको आप अदरवाइज न लीजिएगा, हमें धरातल पे रख के समझाने का थोड़ा सा प्रयास मैं करता हूं, ताकि हम जब गांव का उदाहरण देता हूं तो चीजें बहुत अच्छे से बच्चों को हमारे समझ में आ जाता है। बाकी हमारा ऐसा जातीय भेदभाव, द्वेष का कोई उद्देश्य नहीं है। लेकिन संविधान में मौलिक अधिकार को यदि समझना हो तो थोड़ा सा धरातल पर व्यवहार की चीजें हम लेकर दिखाते हैं।
अब जब समानता का अधिकार मिला तो ध्यान दिया जाए, वही गांव का मगरुआ जो कभी जमींदारों के चंगुल में फंसा था और उनके सामने बैठकर खाना नहीं खा सकता था, उनके सामने चरपाई पर बैठकर तंबाकू नहीं खा सकता था, बीड़ी नहीं पी सकता था, लेकिन जब समानता का अधिकार मिला तो मित्रों थोड़ा सा ध्यान दिया जाए, वही मगरुआ गांव का, वही भगेरुआ गांव का क्या किया, चरपाई पर बैठ के स्वतंत्रता के साथ आनंद लेने लगा। अर्थात समानता का अधिकार मिला तो मंगरू भाई को स्वतंत्रता का अधिकार मिल गया। यदि ध्यान दिया जाए, समानता का अधिकार नहीं मिला होता और मंगरू भाई को स्वतंत्रता मिल गई होती तो क्या मंगरू भाई चरपाई पर बैठकर जिस तरह से बीड़ी पी रहे हैं पीते, सवाल ही नहीं पैदा है। इसलिए सबसे पहले जो अधिकार देना चाहिए था और जो अधिकार दिया संविधान के विशेषज्ञों ने वो था समानता का अधिकार। और जब समानता का अधिकार मिला तो उसके साथ ही स्वतंत्रता का लोग आनंद लेने लगे। ध्यान दिया जाए तो दूसरा मौलिक अधिकार क्या हो गया, स्वतंत्रता का अधिकार, और इसका उल्लेख अनुच्छेद 19 से 22 के बीच में किया गया। अब जब समानता मिल गया, स्वतंत्रता मिल गया तो मित्रों अब कोई मंगरू भाई का शोषण नहीं करेगा, और करेगा तो उसके विरुद्ध उन्हें अधिकार मिला है। अर्थात तीसरा अधिकार मिल गया, शोषण के विरुद्ध अधिकार। ध्यान दिया जाए, पहला समानता मिला, मंगरू भाई स्वतंत्रता का आनंद लिए, अब उनका कोई शोषण नहीं करेगा। और जब मंगरू भाई देखे कि मेरा कोई शोषण नहीं करेगा तो उन्होंने कहा आओ थोड़ा सा धार्मिक आनंद लें। अर्थात हिंदू धर्म है या मुसलमान हैं या सिख हैं या ईसाई हैं, आओ थोड़ा सा धार्मिक स्वतंत्रता का भी आनंद लें। अर्थात अब कोई भी व्यक्ति अपने अंतःकरण की इच्छा से, अपने स्वेच्छा से सामाजिक नैतिक प्रतिबंधों के अधीन रहते हुए वो क्या कर सकता था, धार्मिक परिवर्तन कर सकता था। अर्थात अगला मिला धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 25 से 28 के बीच किया गया। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार का ये अर्थ है कि आप अपने अंतःकरण के माध्यम से, अपनी स्वेच्छा से सामाजिक और नैतिक प्रतिबंधों के अधीन रहते हुए किसी भी धर्म को मानिए, उसका प्रचार प्रसार करिए, इसके लिए कोई रोक टोक नहीं है।